नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हैस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा हैस्को के माध्यम से की जा रही विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि पर्यावरणविद और समाजसेवी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने जल संचय, प्रकृति के संवर्धन के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में उनके द्वारा अच्छे प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयोग काफी सहायक सिद्ध होंगे। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पर्यावरणविद भी हैं और समाज सेवी भी हैं, डॉक्टर अनिल जोशी जी, और बहुत सारे विषयों के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने जो यहाँ पर जल संचय से लेकर प्रकृति का कैसे संवर्धन हो, कैसे यहाँ पर जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे, और एक बिल्कुल जो समाज की हमारी अंतिम छोर है, हमारी ग्राम सभाएं, हमारे ब्लॉक या हमारा मैं कहूँ कि एक सीमांत का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में कैसे चीज़ों को डेवलप किया जाए, उसका एक यहाँ पर हर प्रकार से उदाहरण है। यहाँ पर घराट भी हैं, यहाँ पर हमारा जल संचय का भी है, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो है प्रकृति संरक्षण के लिए यहाँ पर जो वृक्ष डेवलप हुए हैं लोगों के सहयोग से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि आने वाले समय के लिए भी हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रेरणा है। इसको हम लोग एडॉप्ट करेंगे, इसको आगे। विकास का खास तौर से ग्राम परिवेश में उनकी पहल भी है, उनकी जानकारियाँ भी हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो भी इस प्रयोग किए गए उनका अवलोकन और ख़ास तौर से प्रकृति के माध्यम से ही, उसके विज्ञान के माध्यम से ही संरक्षण की संभावनाएं हो सकती हैं, इसको लेकर केंद्रित आज उनका ये अवलोकन था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ देखा और जो उन्हें भाया, वे निश्चित रूप से आने वाले समय में इस राज्य की भावी योजनाओं का में झलकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने प्रसाद भी दिखाया जो आजकल यात्रा चलेगी। निश्चित रूप से मेरा अपना मानना ये भी है कि प्रसाद एक बहुत बड़ा अपने आप में रोजगार संभव है कि इतने मंदिर हैं हमारे और 4 बड़े धाम, ये एक बड़ा रोजगार पैदा कर सकते हैं और किए भी हुए हैं, शुरुआत भी है। लेकिन अब वे अपने स्तर पर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि ये व्यापकता होगी और हर गांव के पास कोई ना कोई। उत्तराखंड में गर्मियां शुरू होते ही बिजली का संकट गहराने लगा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए 24 घंटे में बिजली संकट को दूर करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई घंटों के लंबे बिजली कटने लग गई है और जिससे जनता परेशान है। अब सवाल ये उठता है, क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी की फटकार से अधिकारी कुंभकर्णीय नींद से जागते हैं या नहीं? सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे, उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें और अगले 24 घंटे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करें। उसके लिए और भी कोई अगर हमें बात करने की आवश्यकता है, भारत सरकार से बात करनी। उत्तराखंड की जनता बिजली की कटौती से परेशान है। कई घंटे रहे पावर कट की वजह से लोग गर्मी से बेहाल हैं। इसी मामले पर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से बिजली संकट पैदा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को अनावश्यक कार्यों पर ऊर्जा जाहिर करने के बजाय जनहित के विषयों पर फोकस करना चाहिए। एक सीनियर सिटीजन के नाते ये गैर राजनीतिक प्रयास है मेरा, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ताकि सरकार अपनी कमियों को देख सके। विद्युत व्यवस्था में जो अव्यवस्था पैदा हो गई है उसको दुरुस्त कर। कितनी अजीब सी बात है, गैस प्लांटों से जो बिजली मिलती थी उसका इनको आभास था, लेकिन उसको भी दुरुस्त नहीं करवाया। कई हमारी परियोजनाएं जिनको यदि साधारण तरीके से समय पर मरम्मत कर ली गई होती तो इस समय पानी की उपलब्धता थी, उनमें बिजली बढ़ सकती थी उत्पादन। और फिर
ये ऐसा समय है जब यूपीसीएल को बाहर से भी बिजली खरीद करके व्यवस्था रखनी चाहिए थी। तो ये जानबूझ करके लोगों के ऊपर बिजली की कटौती थोपी गई है। बिजली के दाम लगातार बढ़ाए, अब ये बिजली कटौती, और उधर वनों में आग लगने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। कहीं ऐसा प्रयास करती हुई सरकार नहीं दिखाई दे रही है कि वनाग्नि को नियंत्रित किया जा सके। ये जंगलों में जहाँ पानी के स्रोत है, यदि वो जंगल फूंक जाएंगे तो इससे पानी के स्रोतों पर भी बुरा असर पड़ेगा, और पानी की कठिनाई से राज्य पहले ही जूझ रहा है पेयजल संकट से। वो पेयजल संकट मई जून में और गहरा हो जाएगा। तो सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट करने के लिए मैंने ये 1 घंटे का मौन उपवास, एक प्रकार का 1 घंटे का तप ही समझ लीजिए, इस चटक धूप में बैठ करके किया है। मैं विशुद्ध रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बाकी राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए, और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के कोटद्वार के बहुचर्चित मेडिकल कॉलेज का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। कोटद्वार की विधायक ऋतु खंडूरी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बन ही नहीं सकता। इस पर और क्या कुछ कहा ऋतु खंडूरी ने, सुनिए। अभी सब मीडिया वाले जानते हैं, एक जिला को एक मेडिकल कॉलेज मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें कहाँ पे गड़बड़ हो रही है ये हम और आप जानते हैं। जब जिला ही नहीं है कोटद्वार, तो हम इस बात को क्यों बार बार कहते हैं कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा? नहीं बन सकता है ना। आप पहले जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और मेडिकल कॉलेज के लिए आप कैसे नकार सकते हो इतने जनता के हित के प्रोजेक्ट को? आप कैसे एक लाइन में कह सकते हो कि नहीं साहब हम जिला नहीं है तो मेडिकल कॉलेज नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पद संभालने के बाद पहली बार हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता की, जिसमें यशपाल आर्य ने महंगाई, बेरोजगारी और जंगलों में आग लगने की लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी की नई सरकार का 1 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस बीच बीजेपी केवल चुनावी तैयारियों में जुटी रही। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार के इन कुकृत्यों और बेतुके फैसलों के खिलाफ सदन से सड़क तक कांग्रेस संघर्ष करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी इनका कोई रोड मैप नहीं है, दिशाहीन हो चुके हैं। इनका पूरा फोकस उपचुनाव पर है। इनका पूरा फोकस जो हमारे इनके जो नेता है उनको दायित्वधारी बनाया जाए, उनको कैसे उनको पदों से नवाजा जाए, इसमें पूरा फोकस है। आज स्थिति भयावह है। आज पूरे प्रदेश में जंगल धू-धू करके जल रहे हैं, करोड़ों की संपदा राख हो चुकी है, और उस आग ने शहरों को भी अपने चपेट में ले लिया है। लेकिन कोई कार्य योजना नहीं है। सरकार, वन विभाग सोया हुआ है। मैंने कहा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। वो कहावत आज की स्थिति में चरितार्थ हो। बिजली कटौती और बिजली के दामों में बढ़ोतरी। आज हमारे किसान के नलको बंद हो चुके हैं, बिजली नहीं है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बिजली गुल है। सरकार ने इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यूपीसीएल बिल्कुल बुरी तरह बिजली उपलब्ध कराने में बिल्कुल फेलियर हो चुका है। हम मजबूत उम्मीदवार देंगे और चुनाव को हम मजबूती से लड़ेंगे, एक समन्वय तालमेल के साथ लड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद रहेंगे, हमारे साथी हमारे जो एमएलएज हैं वरिष्ठ भी हैं, हमारे युवा विधायक भी हैं,
सेंटर के साथ वो भी वहाँ काम करेंगे। बूथ स्तर तक, हमारे बूथ लेवल तक हमारे नेता। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में कांग्रेस सीएम को घेरने की रणनीति बना रही है। आखिर क्या है कांग्रेस की रणनीति? आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जहां पर कांग्रेस सीएम के खिलाफ हवाई चुनाव लड़ने के बजाय ग्रास रूट वर्कर्स के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कुमाऊं भर में ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की गई है जिनकी रिश्तेदारी चंपावत में हो। कांग्रेस रिश्तेदारी के नेटवर्किंग के सहारे मुख्यमंत्री का तिलिस्म तोड़ने की तैयारी कर रही है। आ रही है तो निश्चित तौर पे जिसे जनता ने नकारा है और वो पुनः जनता के बीच में जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से जनता नाखुश थी, जिसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। और नए टीम के साथ, नए अध्यक्ष के साथ, नए नेता प्रतिपक्ष के साथ हमारी जो युवा टीम है और कांग्रेस की जो नेटवर्किंग है, उस पर काम करते हुए निश्चित तौर पे आने वाले समय में भाजपा को शिकस्त देने का कांग्रेस काम करेगी। अगर उनके पास जाएंगे, निश्चित रूप से वो सब हम लोग एकजुट होकर आगे की जो चुनौतियां हैं, जो लड़ाई है, जो चुनाव हैं, नगर निकायों के चुनाव भी हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, एक रोड मैप तैयार करके हम आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने वीकेंड पर लगने वाले जाम से स्कूली बच्चों को निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा संचालित होने तक शनिवार को विद्यालयों को बंद किया जाए। शनिवार को बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में उत्तराखंड अभिभावक संघर्ष महासंघ के संयोजक रवि कुमार जैन ने कैबिनेट मंत्री को मांग पत्र सौंपा। जैन ने बताया कि सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में लंबा जाम लग रहा है। इसके चलते हुए शनिवार को स्कूली बच्चों को विद्यालय जाने में काफी दिक्कतें आती हैं। साथ ही छोटे बच्चों को विद्यालय आने जाने में अभिभावकों को काफी समय लग जाता है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री अग्रवाल जी को शनिवार को विद्यालय बंद रखने के निर्देश देने का अनुरोध किया। आने वाले समय में जो स्थिति मैं महसूस कर रहा हूँ अपने तीर्थ नगरी ऋषिकेश की, चारधाम यात्रा प्रारंभ होनी है और वीकेंड पे तो एक हालत ये हो जाती है हमारे इस क्षेत्र में कि तमाम जो पर्यटक हैं हमारे तीर्थ नगरी की तरफ आकर्षित होते हैं और उससे यहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है उसमें बहुत इजाफा भी होता है, दिक्कतें भी लोगों को आती है। और महसूस ये भी किया गया कि जो स्कूल की बसें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो यदि उस भीड़ में या जाम शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फंसते हैं तो अपने गंतव्य स्थल तक 2-3 घंटे बाद पहुँचते हैं या 2.5 घंटे बाद पहुँचते हैं, 1.5 घंटे बाद पहुँचते हैं। तो बच्चे के साथ समस्या तो ही है। तो अभी मेरे को यहाँ अपने अभिभावक महासंघ के लोग मिले, उनके आधार पर मैंने डीएम देहरादून से बात की है और उनसे कहा है कि कम से कम जब तक ये चारधाम यात्रा चल रही है और विशेषकर मई-जून तक इसमें इस तरह के निर्णय लें ताकि सैटरडे को यदि छुट्टी हो जाती है तो बच्चों को उससे परेशानी से निजात मिलेगी। और आज ही मैंने उसको कहा है कि डीएम को कहा है तुरंत उस पर निर्णय लें ताकि आने वाले समय पे, जैसे आज सैटरडे, अगले सैटरडे में इस बात को। तो फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कोई भी पात्र जो योजना का लाभार्थी हो वे विभागीय योजना के लाभ से वंचित न रहे, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने नारी निकेतन में रह रही मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओं के रहन सहन, स्वास्थ्य और खान पान की जानकारी भी ली। मंत्री रेखा आर्या ने नारी निकेतन की व्यवस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और ये भी कहा कि
मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महिला सशक्तिकरण और महिला कल्याण दो विभागों की बैठक आज ली गई है और इस बैठक में यदि महिला कल्याण की बात करती हूँ तो वात्सल्य योजना का 31 मार्च तक का जो समय है, जो कि 1 मार्च 2020 से हमने प्रारंभ करी थी और जो कि 22 वर्ष 2022 के 31 मार्च पर समापन इसका होता है। तो उस योजना का एक तो जो हमने अपील के माध्यम से समय बढ़ाया है, उसको बाकायदा एक जो प्रशासनिक या शासकीय पत्र जो जाता है जनपदों में, उसको भेजने के निर्देश दिए ताकि जितने भी 31 मार्च 2022 तक के अब तक के और 2020 से लेके अब तक के जो हमारे बच्चे हैं जो किसी प्रकार से वंचित रह गए हैं वात्सल्य योजना से जुड़ने में, वो बच्चे समय रहते हुए इन 2 माह में जो है आवेदन कर पाएँ और आगे चल के भविष्य में वात्सल्य योजना का लाभ ले पाएँ और वात्सल्य योजना लगभग अब समापन की ओर है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों के साथ पर्यटन मंत्री ने बैठक की और मंत्री सतपाल महाराज ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लिया। इसके साथ ही काम में ढिलाई को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी रोकथाम के लिए वन विभाग समेत विभिन्न विभागीय स्तर पर वन अग्नि घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जिला स्तर पर कार्यरत स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण संगठन, महिला संगठनों और ग्राम संगठनों की वनाग्नि की घटनाओं को रोके जाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा में पिछले दिनों में वनाग्नि की काफ़ी बड़े स्केल पर अल्मोड़ा डिवीजन के अंतर्गत घटनाएं सामने आई हैं। इसके लिए सभी उप जिलाधिकारियों को वन विभाग को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही समस्त एसडीएम्स के स्तर पर जो विभिन्न संगठन हैं, ग्राम प्रधान हैं, विभिन्न जो लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगण हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल इत्यादि हैं, वन पंचायतें हैं, उन सभी का सहयोग इसमें लेने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ स्थानों पर रानीखेत क्षेत्र में आर्मी की मदद की भी आवश्यकता पड़ी थी, जिसको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तत्काल आर्मी के द्वारा मदद उपलब्ध कराई गई थी। भविष्य में भी इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी मदद ली जाएगी। वर्तमान में यही सभी लोगों से मेरी अपील है कि जंगलों के नज़दीक जब तक बरसात शुरू नहीं होती है, कूड़ा इत्यादि अनावश्यक रूप से जलाने के लिए प्रयास न करें। उससे कई भगवान बद्रीनाथ के तेल कलश घड़ा के दर्शनों के लिए चेला चेतराम धर्मशाला में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर सहित शहर के तमाम जनप्रतिनिधि और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने तेल कलश के दर्शन कर भगवान बद्रीनारायण से चारधाम यात्रा सकुशल चलाने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर में राजघराने में महारानी और तमाम सुहागनी महिलाएं तेल को पिरोकर तेल निकालती हैं, जिससे भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने के दौरान जो श्रृंगार है वो किया जाता है। चेला चेतराम धर्मशाला में श्रद्धालुओं के दर्शनों के बाद तेल कलश यात्रा लक्ष्मण झूला होते हुए बद्रीनाथ की ओर अपने यात्रा मार्ग पर प्रस्थान कर गई। इस दौरान मुनि की रेती, तपोवन और अन्य स्थानों पर तेल कलश यात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। समाज जो बद्रीनाथ में पुजारी है वो डिमरी समाज के द्वारा पूजा होती है। एक रावल जी रहते हैं और सब लोग डिमरी रहते हैं सभी मंदिरों में। और ये जो यहाँ पर आज गाड़ो घड़ी का कार्यक्रम है, ये कल राजमहल में रानी जी के द्वारा और सभी सुहागनों के द्वारा तिल का तेल निकाला जाता है, जिससे कि भगवान बद्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है। और ये आज गाड़ो घड़ी कल वहाँ से नरेंद्र नगर से चले और आज यहाँ पर दर्शनों के लिए रखी गई है। अब ये गाड़ो घड़ी यहाँ से प्रस्थान करेगी भोग लग के और ये श्रीनगर रुकेगी आज रात को और कल सुबह वहाँ से और हमारे गांव डिम्मर के लिए प्रस्थान करेगी। 5 तारीख को वहाँ से जोशीमठ के लिए निकलेगी और 6 और 7 तारीख को बद्रीनाथ पहुँचेगी गाड़ो घड़ी पे।
ये तेल कलश आया, कल रात को आया तेल कलश यहाँ ये नरेंद्र नगर में सुहागिनों के द्वारा, और जो रानी माला राज लक्ष्मी शाह जी हैं उनके नेतृत्व में तिल का तेल निकाला जाता है। और वो कल वहाँ से पूजा अर्चना करके, और डिमरी समुदाय के लोग वही वो घड़ा लेके भी जाते हैं। लालकुआं नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आज क्षेत्र के दर्जनों युवाओं ने विद्युत उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। यहां हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के कुमाऊं प्रवक्ता इमरान खान के संयुक्त नेतृत्व में एकत्रित क्षेत्र के दर्जनों युवाओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती के कारण क्षेत्र के किसान, व्यापारी सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अंधाधुंध कटौती से जहां नागरिक उमस भरी गर्मी से बेहाल है, वहीं विद्युत कटौती से नगर के कई इलाकों की पेयजल आपूर्ति भी चौपट हो गई है। उन्होंने लालकुआं में शीघ्र बिजली कटौती बंद होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। टनकपुर में आए दिन मैक्स वाहनों के नशेड़ी चालकों की वजह से हादसे हो रहे हैं। जहां हादसों पर लगाम लगाने हेतु कोतवाली टनकपुर में पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन व्यापार मंडल और नवयुवक रामलीला कमेटी के बीच बैठक हुई, जिसमें नवयुवक रामलीला कमेटी और व्यापार मंडल टनकपुर ने रोडवेज बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक धड़ल्ले से भीड़ भाड़ में घूम रही मैक्स वाहनों पर रोष जताया। वहीं कोतवाल की मौजूदगी में टैक्सी यूनियन के साथ बैठक हुई, जिसमें सहमति बनी कि कोई भी मैक्स मार्केट से सवारी को संचालन नहीं करेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस वाहन को सीज किया जाएगा। व्यापार मंडल और टैक्सी के बीच में जो बैठक हुई है हमारी, इसमें यह निर्णय लिया गया है जो हमारी कुछ गाड़ियां जगह जगह से संचालन कर रही हैं, जो हमारे संचालन की जो व्यवस्था बना गई है मेला टंकी और टैक्सी स्टैंड, इसी जगह से गाड़ियां क्या नाम कहा अपना संचालन करेंगी। और अगर जो गाड़ियां रेलवे स्टेशन या संवेदनशील एरिया से जो गाड़ियां भर रही हैं, उन गाड़ियों में जो कार्रवाई की होती है तो उसमें टैक्सी यूनियन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसमें कुछ ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर गली नंबर 16 स्थित एक प्लॉट में रखे टेंट हाउस के सामान में अचानक आग लग गई। घटना में एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा क्षेत्र दहल गया। कई मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए, जिससे आसपास के जो लोग हैं दहशत में दिखाई देने लगे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर समरसेबल और बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग को संपूर्ण तरीके से बुझाया। सूचना मिलने के बाद सबसे पहले मेयर अनीता ममगई और फिर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों ने पीड़ित से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जैसा कि प्रदर्शन ने बताया हमें यहाँ, तो ये कैटरिंग वाले थे और कैटरिंग का काम करके यहाँ इनका स्टोर था टेंट हाउस का, उसमें ये सामान रखते थे, जिसमें ये सिलेंडर वगैरह भी रखते थे। अब आग लगने का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे ही आग लगने का कारण सुबह स्पष्ट होगा आपको बताया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ लगी यहाँ पे? गाड़ियाँ हमारी 3 गाड़ियाँ आई थी, फायर स्टेशन ऋषिकेश से 3 गाड़ियाँ आई थी। और जो अभी इस आग में जो हमने सिलेंडर देखे हैं, 7 सिलेंडर हम मौके पर मिले हैं, जिसमें 3 सिलेंडर फटे भी हैं, जिससे आसपास के घरों में मैं देखा हूँ एक मकान में नुकसान है, वो सामने खड़े हैं, उनका नुकसान है, मैं देखा हूँ उस मकान में काफ़ी नुकसान है, बिल्कुल पड़ोस में था। और एक मकान के शीशे टूटे हैं। जब वो सिलेंडर फटे हैं तो उसका धमाका इतनी तेज था कि उससे शीशे चट गए। नुकसान हुआ, नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन भगवान का इतना शुक्र है कि किसी की जान के कोई खतरा नहीं आया। जिनका गोदाम था वो काफी पीड़ित है, समय पे आपके द्वारा कुछ क्या आश्वासन दिया गया? निश्चित तौर पे देखेंगे। अभी बड़ा वो है कि आज ही सुनने में आ रहा है कि अभी मैं जब यहाँ पे आई पता चला कि आज ही उन्होंने सामान भरा था और नया सामान यहाँ पे लाया हुआ था। निश्चित तौर पे उनके जो भी मदद हो सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।